सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। दो अहम इश्यूज़ को हम लेके चलेंगे, उसमें कुछ और इश्यूज़ भी आ जाएंगे। एक तो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरती कमेटी बन गई है और पहला दौर हो चुका है। अब 2 जनवरी को ब्लैक एंड वाइट में कुछ चीज़ें आएंगी, डिमांड आएंगी, लेकिन अपोजिशन की तरफ से पहले ही बताया जा रहा है कि उनकी क्या डिमांड होंगी। अपोजिशन तो ये मानती है कि जो कमेटी है उनकी वो उसके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं से मुराद ये है कि वो कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा नहीं कर सकते हैं, यानी फ़ैसला कुन किरदार इमरान खान अदा करेंगे। दूसरे जो हुकूमती कमेटी है जिसमें एक लंबी लाइन है। अब सवाल यहाँ पे है कि ये जो कमेटी बैठी है, ख़ास तौर पे इमरान खान को रहा किया जाए, 9 मई के पे जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अगर इस किस्म की डिमांड आती है तो क्या इस कमेटी के पास, जो हुकूमती कमेटी है, उसके पास मैंडेट होगा? तो ये एक चीज़ है। दूसरा कि 85 अफराद को जो कि 9 मई के सिलसिले में थे उनको सज़ा दे दी गई है। अब हर तरफ से ये सवाल उठ रहा है और DGISPR ने भी उस पर बात की है कि जो मास्टर माइंड है वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। अब यहाँ पर यह है कि अगर मास्टर माइंड को सज़ा दी गई तो फिर मुज़ाकरात का क्या होगा? 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो मुज़ाकरात का क्या होगा? अल-कादिर केस पे अगर इमरान खान पे सज़ा आ गई तो फिर मुज़ाकरात का क्या होगा? और नाकामी की सूरत में क्या होगा? और कामयाबी कैसे मुमकिन है? जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये मुज़ाकरात ज़रूर होंगे लेकिन शायद ये कामयाब ना हो सकें। देखते हैं हमारे जो गेस्ट हैं इस पे क्या बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया। आप इनके बड़ी ज़बरदस्त तहरीर देखते होंगे, उनकी इस तहरीर से मैंने कुछ सवालात उठाया उनके लिए। सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बड़ा नाम है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर क़ानून हैं और कई अहम उमूर पे भी अपना तबसरा देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आप कंवर दिलशाद साहब की तरफ आता हूँ। कंवर दिलशाद साहब, ये 2 कमेटी बैठ गई है, आप चलें, अपोजिशन तो कह रही है कि भाई हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, हम तो जो फ़ैसला होगा इमरान खान करेंगे वही होगा। लेकिन जो हुकूमती कमेटी है, क्या आप समझते हैं जिस किस्म के मुतालबात सामने आ रहे हैं ये कमेटी के पास ये मैंडेट है? एक और आपने अपने तहरीर में लिखा कामी की सूरत में अबूरी हुकूमत की तश्कील, कामयाबी के बाद असर 9 इलेक्शन, नाकामी पर मुल्क का सियासी निज़ाम जद में आ जाएगा और हुकुमरा इत्तेहादी टीम के बाज़ रहनुमा मुज़ाकरात की नाकामी के ख्वाहिशमंद हैं। ज़रा वजाहत करेंगे सर? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो आपकी कमेटी बनी है, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, ये तो बिला मकसद है, कोई मकसद ही कोई नहीं है, कोई एजेंडा ही कोई नहीं है, कोई मैंडेट ही कोई नहीं है। अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने ही थे PTI के जो है तबके ने या PTI की जमात ने, तो उसमें सबसे बड़ी पहली बात ये मुतालबा करना चाहिए था कि जनाब पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो बड़े गैर जानबदार हैं, उनका मामला जो अथॉरिटी में नहीं आते, हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो इस लिहाज से अगर ये मुज़ाकरात करने ही हैं तो फिर वज़ीर आज़म और इमरान खान के आमने सामने मुज़ाकरात होने चाहिए, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मई 1977 में जो मुज़ाकरात शुरू किए थे तो वज़ीर आज़म ने सदारत की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और उनकी टीम थी और मुफ्ती महमूद उनके दाएं तरफ बैठे थे। तो अब ये सारे मामलात को देखते हुए ये चाहिए था कि ये तो 3rd कैटेगरी के लीडर बैठे हुए हैं, तीसरे दर्जे के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या बात करनी है? सिर्फ
से बहस करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मीडिया में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये बामकसद मीनिंगफुल मुज़ाकरात करने थे तो जिस तरह के अयूब खान के ज़माने में 14 मार्च 69 को जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी सदारत अयूब खान ने की थी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हैसियत से, और तमाम 9 जमातों के तमाम लीडर बैठे हुए थे। और फिर मुजीबुर रहमान को बुलाना पड़ा, मुजीबुर रहमान के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म किए गए और वो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान में आए और बाकायदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तो वो एक सही बामकसद गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मुज़ाकरात भी बामकसद थे। अब यहाँ एक इरफान सदीकी साहब को बना दिया तर्जमान और साथ बाकी दीगर लोग बैठे हुए हैं, उनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, तो क्या बात करेंगे। और जो अगर इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं वो भी तीसरे दर्जे के लीडर हैं, उसमें तो बराह रास्त इमरान खान को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आमने सामने होना चाहिए था और फिर वो किसी नतीजे पर पहुँचते। उसमें होता है कि जनाब हम आपके इलेक्शन के बारे में हम मशकूक हैं, खदशात हैं, जैसे कि मुफ्ती महमूद ने कहा था, तो असर इंतखाबात करवाए जाएँ, जैसे कौमी इत्तेहाद का मुतालबा था, तो वो असर इंतखाबात का फैसला हो रहा था, रात को लग गया मार्शल। तो ये सारी चीज़ें इसको सामने बैठ के होनी चाहिए थी। ठीक है जरा, मैं आगे नाकामी की सूरत में अबूरी हुकूमत की तश्कील और हुक्मरान इत्तेहादी टीम के बाज़ रहनुमा मुज़ाकरात को नाकाम कर रहे हैं, मैं आगे इस पर बात करूँगा। ज़रा सलीम बुखारी साहब से ले लेता हूँ। सलीम बुखारी साहब, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट सिलसिला है। इमरान खान उनकी पार्टी के ऊपर एतमाद करना, सियासी मुज़ाकरात को कामयाब करवाना, कामयाब होना, जिस किस्म के मुतालबात हुकूमत की कमेटी और जिस तरह अभी खदशात दिए हैं कमर दिलशाद साहब ने, जो उनका स्टेटमेंट है, बड़ी बात की है उन्होंने। आप समझते हैं सर ये मुमकिनात में से है, क्या ये मुज़ाकरात अपने हतमी अंजाम को पहुँचेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आपका याद किया आपने अपने प्रोग्राम में। मैं बहुत सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ जो कमर दिलशाद साहब ने कही हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर उसमें से मिसिंग है कि ये जब कभी भी मुज़ाकरात हुए हैं, चाहे वो अयूब खान साहब के थे, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और PNA के दरमियान थे, चाहे किसी भी हवाले से आप देख लें, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है। ये मैं हिस्टोरिकली आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अयूब खान का दौर जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का था और भुट्टो साहब का दौर था मिलिट्री डिक्टेटरशिप सर के ऊपर छाई हुई थी कि किसी वक्त भी लगेगा माशाल्लाह, सबको पता था। और यही हाल अब आगे का है। आ जाइए अब इस मुज़ाकरात के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात ऐसी सूरत में हो रहे हैं जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन उनके साथ बहरहाल नहीं है। लिहाजा ये तवक्को करना कि ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे को पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से करीन अज़ क़यास नहीं है। दूसरी बात यह कि जो कमर दिलशाद साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब को सामने सामने बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ये नहीं होने वाला और ये नहीं होगा, ना ये होने दिया जाएगा। इसलिए बातचीत तो होगी इसी लेवल के ऊपर जो कमेटियां हैं। अब ये कमेटियां चूं-चूं का जो मुरब्बा है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हुकूमत के पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर सकती, ना वो करना चाहेगी। उनके पास सामने यानी फेस के ऊपर जो उनका आर्गूमेंट है वो ये है कि जी हमने तो उनको जेल में नहीं भेजा हुआ, ये तो अदालतों ने भेजा हुआ है, अदालतें ही छोड़ेंगी उनको। और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है। ये वन फाइन मॉर्निंग के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहें चल जी खान साहब आ जाइए, टहलते हुए खान साहब बाहर निकले और अपने घर चले जाएं, ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि मैंडेट, देखिए हुकूमत के पास की कमेटी के पास तो ये मैंडेट है कि वो जो कुछ दे सकते हैं हुकूमत ने उनको बता दिया हुआ है। लेकिन जो खान साहब की कमेटी है PTI की, उनके तो आपस में बयानात नहीं मिलते हैं, तो वो देंगे क्या? आप देखिए, वकला का धड़ा कुछ और कह रहा है, जो पुराने PTI के लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो नए स्टेक होल्डर हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एक साथ 7 बंदे अभी तक मिले तो है नहीं कमेटी को। आप मुझे बताइए कोई प्लॉजिबल रीज़न कि वो 4 क्यों गायब थे उस दिन? तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसके पास मैंडेट नहीं होगा तो इट इज़ ए नॉन स्टार्टर, ये समझें कि स्टार्ट ही नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि यह भी नहीं हो सकता कि आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठें और उधर हुकूमत की तरफ से एक जुमला कहा जाए, उनमें से कमेटी का एक रुकन उठे, भागे, जडियाला जेल जाए, कहे जी खान साहब इसके ऊपर क्या कहना है।
इस तरह भी मुज़ाकरात ना कभी पहले हुए हैं, ना इस तरह से मुज़ाकरात होंगे। तो मेरे ख्याल से इसे आप वक्त गुजारी कह लीजिए या जो मर्जी नाम दे लीजिए, इसको इस कमेटी का कुछ नतीजा नहीं निकलना है, इसलिए कि जो कमेटी निगोशिएट कर रही है पीटीआई के लीडर की तरफ से, उसके पास ना मैंडेट है ना उसके पास कोई पावर्स हैं कि वो एक कमिटमेंट कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए गुजारिश ये है कि साहब हवाले तो हम दे लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन हमें सूरत हाल का इदराक होना चाहिए पूरी तरह से कि ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ क्यों है। पिछले 2 साल से खान साहब और उनकी पीटीआई का हर लीडर ये कहता था इन चोरों और डाकुओं से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर एक नई पलटा खाया और उन्होंने कहा ये तो 47 वाले हैं, इनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। फिर एक मजीद पलटा खाया और कहा ये तो इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार तो उनके पास है, वो उनके पास से, तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो जब ये कैफियत होगी तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर या किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जी अच्छा सर, एक सवाल बिल्कुल छोटा सा, उसका जवाब आप ही ने कहा है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा हुकूमत के पास देने के लिए एक बहुत महदूद चीज़ है, क्या दे सकती है हुकूमत इस मुज़ाकराती टीम को जो इमरान खान की तरफ से आई है? देखिए, एक तो जो विच हंट चल रही है उसे रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जो सज़ाएं जिनको मिलिट्री कोर्ट से हो चुकी हुई हैं वो वापस हो जाएंगी, भूल जाइए, ये नहीं होने वाला। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, इसकी प्रोसीडिंग्स अगर किसी ने देखी सुनी या जानता हो वो उसको, तो इसमें एविडेंस बहुत कंक्रीट होती है। लिहाजा मुझे कोई प्रेसिडेंट दिखाई नहीं देता है कि मिलिट्री कोर्ट से सजा होने वाले बंदे को स्कॉट फ्री जाने दिया गया हो कि जाइए जनाब आप घर जाइए। ये बहुत सोच विचार के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस के थ्रू ये सजाएं अल्टीमेटली इस नतीजे को पहुंचती हैं। मसलन बाकी दूसरी बात आगे है, सियासी मुकदमात नहीं बनेंगे इमरान खान पे, ये इतना तो इशारा दे देगी हुकूमत। सबसे बड़ी गुंजाइश ये मिलेगी। बस, बहुत शुक्रिया। मैं जरा आता हूँ, जनाब हमारे ठीक कहा। माहिर कानून है हाफिज एहसान अहमद साहब, उनसे पूछ लेते हैं आपसे। हाफिज एहसान अहमद साहब, जब जैसे बुखारी साहब ने कहा 9 मई के पे आपके मुकदमात पे सीरियस फील्ड मार्शल कोर्ट हो गया है, 85 को सज़ा मिल चुकी है, वो अपने कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। इमरान खान के ऊपर संगीन एलिगेशंस है, उनको मास्टर माइंड के तौर पर सवाल उठाया जा रहा है। आज भी DGISPR ने ये कहा कि मास्टर माइंड को सज़ा दिए बगैर इंसाफ मुकम्मल नहीं होता है। 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा कानूनी तरीक़ेकार होगा इस कमेटी के पास, क्या मैंडेट होगा इस कमेटी के पास कि वो जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे, 26 नवंबर पे, या इमरान खान को रहा करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी निगोशिएशंस के अंदर या डायलॉग के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है और दूसरा ये है कि उसका फ्यूचर वे फॉरवर्ड जो है वो किस तरह चलता है। अगर अब इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है कि जिसके अंदर वो पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर जाके इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर जो था उसको नीचे ला सकते थे। और वो प्रोसेस जो है वो 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ जब आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उससे लेके अब तक जो है एक हॉकिश अप्रोच जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है। अब अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर आया जाए तो जो आपके 2024 के इलेक्शन हुए हैं, अगर आज आप ये तय कर लें कि हमने इलेक्शन करवाना है, तो क्या पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगी? और तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर वो सारी ऐसी चीज़ें रखनी है कि जो उस चीज़ का वक़्त गुजर गया है, तो जो वक़्त गुजर गया है जिन चीज़ों के ऊपर जो है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक डिबेट की हद तक तो बात आएगी, लेकिन उसके अंदर जो कंक्लूजन है वो उस तरह नहीं निकलेगा। एक दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जितनी देर तक आप अपनी ईगो जो है
उसको किसी साइड पे नहीं करेंगे, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस जो पॉलिटिकल है उसको नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट के अंदर आप अपना रोल नहीं करेंगे और आप एक अपनी जो स्ट्रीट एजिटेटिव पॉलिटिक्स है या आपके इस प्रोसेस के अंदर भी अगर आपका एक थ्रेट है कि जी हम तो अभी भी ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहेंगे कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें, हम तो इस सारी चीज़ों को लगा के रखेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर जो ये चीज़ आई है, मेरा ख्याल है कि जिसको गवर्नमेंट ने रिस्पांस भी किया है, वो बुनियादी वजह ये बनी है कि जो एक नैरेटिव किया गया था 2024 के इलेक्शन के बाद कि हम सिर्फ मुज़ाकरात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, मेरा ख्याल है कि उसको पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो उसके अंदर जो अलाइड है, उन्होंने उसको एक डेविएशन की है कि अगर आपने बात करनी है तो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से या जो आपको डे ऑफ द गवर्नमेंट है उससे बात करनी पड़ेगी। अब जो 4 मेजर चीज़ें हैं जिसकी तरफ एजेंडा आएगा, एक एजेंडा उन्होंने कहा है कि जी हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, तो कौन ये डिटर्मिन करेगा कि मैंडेट जो है उसका वापसी का निगोसिएशंस है या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 225 है, तो एक ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये है कि जिन चीज़ों के अंदर आप जुडिशल कमीशन कह रहे हैं उसके अंदर आपने उन एक्शंस को बजाते खुद कंडेम किया है कि 9 मई को जिसने भी किया है वो गलत किया है, और अगर पूरे मुल्क के अंदर 62 जगहों के ऊपर अगर एक इंसिडेंट्स आते हैं, 2-3 जगहों पे आप इंसिडेंट्स आए तो आप मान सकते हैं कि इंडिविजुअल एक्ट्स है, लेकिन अगर 62 जगहों पे ब्रेक्स आउट होते हैं पूरे मुल्क के अंदर और मर्दान से लेके आपका पिशावर से लेके फैसलाबाद से लेके मियाँ वाली से लेके रावलपिंडी, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह इस चीज़ का फैसला हुआ था कि अगर इस तरह का कोई एक्शन आएगा तो रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन के अंदर मेरा ख्याल है कि बार बार जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उन्होंने उस चीज़ को भी टो करके एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि अगर आप सैकड़ों लोग जो हैं इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाएं और उसमें से सिर्फ 103 लोग जो हैं उन्हें सिंबॉलिकली मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसके अंदर लेके आए हैं कि ये वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आइंदा से इस चीज़ की एहतियात की जाए। और दूसरा बार बार ये कहना उस चीज़ के अंदर जो है कि अगर आप 9 मई के अंदर जो है अपना जो एक्शन है उसके ऊपर अगर आप अपॉलॉजी करते हैं या आप एक ऐसा स्टैंस लेते हैं कि ये चीज़ गलत हुई है तो इस चीज़ों को किसी और एंगल से दिया जा सकता है। तो एक तरफ जो है जो ग्राउंड रियलिटी है आपकी 9 मई के अंदर, दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं आ चुकी हैं, तीसरा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उन्हें अलाउ कर चुकी है, चौथा इन वायरीज या 1967 की अमेंडमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट सुनने उसके अंदर जा रही है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्रिब्यूनल्स अपनी पिटीशंस का फैसला कर रहे हैं। एक ही चीज़ इस चीज़ के अंदर बचती है और वो ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए अगले वे फॉरवर्ड पे किस तरह काम किया जाए, और अगर इसके अंदर सेंसिबल एटीट्यूड तो सब चीजें आप हाफिज साहब सब तो चीजें एक वे फॉरवर्ड निकलेगा, सब चीजें नहीं तो आप 30 साहब दिन के बाद यही समझेंगे कि कुछ नहीं हुआ। हाफिज साहब, मैं वैसे तो मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल तौर ने बहुत अच्छी एक्सप्लेन दिया है, लेकिन जो क्विक जवाब था वो मुझे नहीं मिला। हाफिज साहब, हर चीज़ हुकूमत की तो नहीं तय पाएगी ना, कमेटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो लोअर 2 की पोजीशन पे है। बारह मेरा जो सवाल था वो मैं आगे चल के दोबारा आपको पूछूंगा, और वो ये है कि क्या कानून कहता है इमरान खान को रहा किया जा सकता है अगर ये कमेटी फैसला कर ले? क्या जुडिशल कमीशन 9 मई के जो लोगों का, जैसे बुखारी साहब ने कहा यहाँ तो सज़ा हो गई है, तो क्या वहाँ पे जुडिशल कमीशन बन सकता है? 26 नवंबर पे बन सकता है? ऐसी सूरत हाल में जब फ़ौज इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि पाकिस्तान या रियासत के ख़िलाफ़ असल मास्टरमाइंड को भी सज़ा दी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ज़रा आता हूँ जनाब कमर दिलशाद साहब की तरफ। कमर दिलशाद साहब, आप ही की लिखाई है, ज़रा वजाहत कर दीजिए। एक तो आपने ये कहा है कि हुक्मरान इत्तेहादी टीम के बाज़ रहनुमा मुज़ाकरात की नाकामी के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि ये टीम के पास, दोनों टीम के पास मैंडेट नहीं है, तो ये नाकामी की तरफ ही जा रहा है जिस तरह की डिमांड है। आपने ये कहा है नाकामी की सूरत में अबूरी हुकूमत की तश्कील, और मैं कंटिन्यू आपके जो कॉलम में पढ़ता हूँ आजकल, आप बाज़ाफ्ता तौर पर एक ऐसी हुकूमत
जो बहुत मजबूत तरीन है, जिसमें जुडिशरी से अब उसको कोई ख़तरा नहीं है, फ़ौज उसके साथ टोटल साथ खड़ी है और अब कई सियासी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और ये हुकूमत जो है वो काम भी कर रही है, माशी तौर पर काफ़ी बेहतर काम कर दिया है, बहुत अच्छे हालात आ गई है। तो उसके बावजूद आपका ये कहना कि ये हुकूमत ने जाना है और कोई अबूरी हुकूमत की तश्कील होगी, ज़रा सर समझाएं मुझे। इसमें सबसे बड़ी अहम बात नज़र आ रही है, जैसा कि सलीम बुखारी साहब ने भी इशारा किया है और हमारी तरफ से भी यही तज़िया जा रहा है कि जब ये मुज़ाकरात जब होते हैं, जब गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हो या मुज़ाकरात हो, उसके नतीजे में हुकूमतें कोई बसात लपेट दी जाती है। अयूब खान का देखें, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के बाद अयूब खान की हुकूमत की बसात लपेट दी गई और बल्कि लग गया मार्शल या खान ने लगा दिए। इसी तरह से आप ये देखें कि जब ये कौमी इत्तेहाद का हुआ है भुट्टो साहब के ज़माने में, तो उसकी भी साथ लपेट दी गई। अब ये इतनी बड़ी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस इंटरनेशनल प्रेशर को बताना चाहते हैं कि हमने तो सियासी जमातों के माबैन हमने मुज़ाकरात का आगाज़ करवा दिया। अब ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो 20 जनवरी के बाद आएंगे, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उनका जो एक बेइंतहाई पावरफुल जो है एलची मिस्टर रिचर्ड ने जो बयान दिया है, उसको वो भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आप अपने हुक्मरान जमात को ये देखें कि अमेरिका एक सुपर पावर तो है ना, और 20 जनवरी को हुकूमत में आ जाना है, उसके खिलाफ जिस अंदाज से इन्होंने कैंपेन चला दी है, इनके वज़रा ने, इनके एडवाइज़रों ने, वो भी एक अच्छा तासर तो नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत जब देखेगी, इस्टेब्लिशमेंट देखेगी मुज़ाकरात नाकाम हो गए और किसी नतीजे में बात नहीं पहुँची, तो फिर वो कहेंगे कि जनाब ये सिस्टम हमने इंटरनेशनल बरादरी को भी साथ लेकर चलना है और आप भी आगे नहीं बढ़ सके। तो बांग्लादेश का तो नाम बार बार लेना पड़ता ही है, लेकिन तरीक़ेकार ये देखें ना कि बांग्लादेश में जब हालात ख़राब हुए तो बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आइन नहीं देखा। मैंने आइन तो पढ़ा है बांग्लादेश का, एक लफ्ज़ मुझे याद है, उसमें कहीं भी कहीं जिक्र नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट का जिक्र ही नहीं है। लेकिन उन्होंने आते के साथ ही एक अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया और 5 मिनट के एड्रेस में उन्होंने मसला हल कर दिया और डॉक्टर यूनुस को लेके आके वो बना दिया उनको चीफ एडवाइज़र, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के बराबर है। तो यहाँ भी वही हालात पैदा हो जाएंगे कि जनाब मुल्क के अब एक और बड़ी आम बात देखें, ये तो मुज़ाकरात तो नाकाम होने ही होने हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें आप, जो ISPR के DG ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ बता दिया, उन्होंने आईना दिखा दिया उनको कि 9 मई के पीछे हम पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई के जो मास्टर माइंड है उनको सज़ा मिल के रहेगी। और इसी तरह उन्होंने 26 नवंबर का जो ड्रामा रचाया था अपोजिशन जमात ने, उसका ही पोल खोल दिया कि जनाब इन्होंने सब फेक न्यूज़ चलाई है, हमारी तरफ से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ये सारी बातें जब सामने आ गई है तो जुडिशल कमीशन 9 मई का और 26 नवंबर का क्या बनेगा? वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी राय दे दी। तो इन हालात को देखते हुए नज़र यही आ रहा है कि जब ये मुज़ाकरात को दुनिया को बता देंगे कि हमने मुज़ाकरात की, पाकिस्तानी कौम को बता दें कि हमने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद फिर मौजूदा हुकूमत का रहना जो है बहुत मुश्किल मरला होगा और इन्होंने जाना ही पड़ेगा। सेटअप टेकर लगाएं या इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं। बड़ा फैसला सुना दिया है। ये भी तो हो सकता है कि सर दुनिया को ये दिखाया जाए कि हुकूमत सियासी ज़हन रखती है और कल तक वो पार्टी जो कि मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं थी, आज मुज़ाकरात करनी जा रही है, तो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकरात में नाकामी होगी, लेकिन हुकूमत तो सुरखरू हो जाएगी ना सर कि हमने तो मुज़ाकरात भी की थी। और इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज तो इस हुकूमत के साथ ऐसे खड़े हैं सर कि जैसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो हैं इस मुल्क के करता धरता हैं। तो सर कैसे मुमकिन है कि अबूरी हुकूमत आ जाए? जनाब सलीम बुखारी साहब ज़रा एक तो इस पर भी राय दीजिए। उन्होंने तो अबूरी हुकूमत का फैसला सुना दिया है। दूसरा, ये कौन है सर ये रिचर्ड ग्रिनल? ये एक ट्वीट के ऊपर इतना हंगामा मचाया हुआ है, चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर दिया है सोशल मीडिया में। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से सम अप करने की। एक बात तो यह है कि कभी आधे रास्ते से कोई हुकूमत जो है वो घर नहीं गई है जब तक के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी खूबसूरत नाम इसको दे लीजिए, वो अपोजिशन के साथ नहीं मिलती है। और हर वो गवर्नमेंट जो है उसने 5 साल पूरे किए हैं जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की सुलह रही है या दोस्ती रही है। और यहाँ तो दोस्ती और सुलह से कुछ ऊपर की बात है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। एक बात।
दूसरी बात यह है कि ये मार्शल लॉ लगवाने की जो ख्वाहिश है, ये मैं मान सकता हूँ कि ये यकीनी तौर पे पीटीआई के चेयरमैन की हो सकती है, इसलिए कि वो बिलीव करते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब तक के जितने इकदाम हैं उनके, जितना उनका रिएक्शन है अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट, अगेंस्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उस सब कुछ से सिर्फ एक ही बात का पता चलता है कि मैं अपने सियासी मुखालफिन को तो हुकूमत में रहने नहीं दूंगा, आपने आना है तो आप आ जाइए। एक बात। दूसरी बात यह कि ये ट्रंप और ट्रंप के हवारियों के जो हवाले आपने दिए हैं, ये इतनी मज़ा का खेज बात है, ये इतनी मज़ा का खेज बात है कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ता है इस कैंपेन के ऊपर कि मैंने इमरान खान को रिहा करवाना है जेल से कि नहीं, फॉर गॉड सेक, और वो सुपर पावर है, और फॉर गॉड सेक वहाँ पेंटागन और CIA बैठे हुए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, यूक्रेन की जंग चल रही है, गज़ा के अंदर इसराइल फंसा हुआ है, इतनी यानी रुथलेस किलिंग हो चुकी हुई है, जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर। हमारा ख्याल ये है कि नहीं, वो आते ही सबसे पहले बस सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे और लैंड करेंगे अडयाला में, खान साहब को साथ लेंगे और जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ाएंगे। और खुदा के वास्ते में कौन सी दुनिया में रहते हैं? हाउ कैन दिस हैपन? और ये जहाँ तक ये गरनैल साहब है, रिचर्ड गरनैल साहब, वो तो अभी यही फैसला नहीं हुआ कि ही है कि शी है, तो उनके बयानात जो हैं उस वक्त तक नॉनसेंसिकल हैं जब तक वो ओहदे का हलफ नहीं उठा लेते। तो एक आम आदमी के बयानात के ऊपर हमने बैठ के यहाँ पे अली में तूफान खड़ा किया हुआ है। कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बनाना रिपब्लिक में भी ये नहीं होता कि जाके बंदे को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है छुड़ा के लाएगा। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, पता नहीं कहाँ से हम ये डिराइव करते हैं ये सारी चीजें। अच्छा सर, एक कमेंट जरूर देता हूँ। वजीर आजम ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है सर, और वो ये बयान दिया है कि पाकिस्तान को अब दहशतगर्दी से निमटने के लिए TTP का खात्मा बहुत ज़रूरी है। और अभी हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस बेस जो है वो अटैक किया गया, और पक्तिया में जो दहशतगर्द वहाँ पे तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान में अटैक करने के लिए, उनका खात्मा हुआ। तो सर आप समझते हैं, ज़रा जल्दी से फिर मैं एहसान साहब की तरफ जाऊँगा, कि अब ये अटैक रेगुलर होना चाहिए? आप जी देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँगी कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने भी और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी अफ़गानिस्तान काबुल गवर्नमेंट से ये बार बार कहा है कि आप TTP को स्पेस मत दीजिए, आप उनको वहाँ असला हासिल करने ना दीजिए, आप उनको वहाँ फंडिंग होने ना दीजिए, आप उनको किसी एक जगह में रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन किसी बात के ऊपर उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी है। फिर हमने अल्टीमेटली ये कहा कि अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम इनको चेज़ करेंगे। क्रॉस बॉर्डर जो है, हमारा तो बड़ा एतराज़ है कि जी हमने क्यों कर दी वहाँ पर ऑपरेशन, और ये जो हर दूसरे दिन नहीं, हर 20 घंटे के बाद वहाँ से लोग आके यहाँ कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? APC किसने किया था? कहाँ से चले थे? वो बटग्राम से चले थे ना। तो कहने का मतलब यह है कि बर्दाश्त की भी एक हद होनी चाहिए। और फिर अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी खातिर हमने अपने 20 साल इन्वेस्ट किए हैं। हमने इनकी जंग लड़ी है, अपने आप को बर्बाद करवाया है। बिल्कुल। हम उनको अभी भी कह रहे हैं कि वो हमारे बरादर मुसलमान मुल्क हैं, लिहाजा हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट जिसका हवाला आपने दिया है प्राइम मिनिस्टर का, दिस इज द मोस्ट नीडेड स्टेटमेंट, कि मैसेज शुड गो देयर। अगर आपका ख्याल ये है कि आप हमें ब्लीड करा के और हमें डिक्टेट भी कराएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत जरूरी है। एहसान साहब, ये जो फौजी अदालतों की सजाएं दुनिया में दी जाती हैं, बहुत सारे अमेरिका में भी दी गई हैं, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस में भी दी गई हैं, बरतानिया में और जगहों पर भी है। क्या वो तकलीफ है सर? वो यहाँ पे हम कानून और आइन के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों तकलीफ है? देखें डॉक्टर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है, और वाज़ेह ये है कि अगर आप उन स्टेटमेंट्स को आप देखें जो तीनों ममालिक से आई हैं, तो जो पहला फेज़ था जिसके अंदर 18 लोग जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो था उन्हें कहा था कि जिनकी सेंटेंसेस पूरी हुई हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, तो वो सब छोड़े गए थे, तो सज़ाएँ तो उन्हें हो चुकी थी और उन सज़ाओं को कंफर्म भी कर दिया गया था, लेकिन किसी भी बाहर के मुल्क ने अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है, जब 1967 से अमेंडमेंट आई हैं तो 1972 से लेके 2022 तक जो फिगर्स हैं, 1875 ऐसे सिविलियंस हैं जिनको पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट के नीचे पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किया,
और ये मामला जो है उनका इंटरनल अपील से होता हुआ पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में भी पहुंचा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचा, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट्स थी पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंफर्म किया। और पीटीआई के दौर के अंदर 2018 से लेके 2022 तक जो है 180 ऐसे लोग थे जो सिविलियंस थे जिनको मिलिट्री एक्ट के नीचे और मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्राई किया गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जिन आर्गूमेंट्स को आज बिल्ड किया जा रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फेयर ट्रायल है, या उसके बाद ये है कि एक्यूज़ के राइट्स नहीं है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1975 के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसाइड कर चुकी है। और जब 21वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास की यूनानिमसली, उससे पहले एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, और उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई उसका हिस्सा थी, और उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर जब अमेंडमेंट आई तो मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाए गए, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लॉ तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन उसके नीचे 250 से ज़्यादा जो लोग थे जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सेंटेंसेस दी गई, उनको पाकिस्तान के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने जो है उनको सेट असाइड किया। और जब सेट असाइड किया तो उस वक़्त पीटीआई जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में भी थी, केपीके के अंदर भी थी, और उन 250 की अपील जो थी वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो है, पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस भी है, लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है। और वो अपील उनके अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त जो है वो फाइल की, और वो जजमेंट जो है वो सस्पेंड जो है वो हुई, और आज भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अगर आप स्टेटमेंट्स देख लें तो उनसे भी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि जिसके अंदर जो है जो भी मिलिट्री लॉज की या टेररिस्ट वायलेट करे उसे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए। अब 1972 से लेके 2023 तक तो आज तक अमेरिका ने भी नहीं कहा, बरतानिया ने भी नहीं कहा, यूरोपीय यूनियन ने भी नहीं कहा, चूंकि उन्हें हर मुल्क को पता है कि हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज की वायलेशंस के ऊपर पनिशमेंट है, और वो सेंटेंसेस जो हैं कभी ट्रिब्यूनल्स के अंदर चले जाते हैं और कभी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं। दुनिया के 35 ममालिक ऐसे हैं जहां के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो काम कर रही हैं, और कभी भी ऐसा नहीं आया, उसमें चाइना भी है, सऊदी अरब भी है, मिस्र भी है, टर्की भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी उसके अंदर है, आपके जो है जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, इजराइल भी है सर, इजराइल भी उसके अंदर शामिल है, तुर्की भी है, मिस्र भी है। अगर दूसरा मिस्र देखें ना कि वो ये सारी चीजें, अब ये एक जो स्टेटमेंट देखें कि अगर स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए, एक तरफ आप देखें कि आपके सामने गजा है, फलस्तीन है, आपके सामने जो है वो लीबिया है, शाम है, कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। 2 दिन पहले 5 जर्नलिस्ट जो थे उनको इसराइल ने मारा जो है और उनकी गाड़ी पे अटैक किया। क्या किसी ने दुनिया भर के अंदर कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, या उनको किन लोगों हैं जिनको इंसाफ के कटहरे के अंदर लाया जाए? तो ये एक डायकॉटमी है। दूसरा उस चीज़ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपकी सारी गुफ्तगू जो पहले चल रही थी कि अगर अमेरिका ने अप्रैल के अंदर जो है पीटीआई की गवर्नमेंट को बाहर किया है, तो आज अमेरिका किस तरह हो सकता है कि पीटीआई को गवर्नमेंट को लेके आए? जी, ये बताते खुद एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपने जिसको अलेज किया जिस कंट्री को कि वो हमें पावर के अंदर आने नहीं दे रहा और उसने हमें निकाला है उस चीज़ के अंदर, हालांकि उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं आई थी, और आज आप ये कहें कि वो मुल्क जो है वो आके ये कहेगा कि नहीं हम इनको वापस लेके आना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस चीज़ के अंदर कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मामला ऐसा है, उसकी कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है, और सुप्रीम कोर्ट को 2023 में ख्याल आया कि जी 1967 के अंदर जो लॉ बना था वो आइन के मुताबिक नहीं था, उसको रिट्रोस्पेक्ट, और दुनिया में किसी जगह इस तरह नहीं हुआ कि आप 60-65 साल पुराना लॉ जो है उसको सेट असाइड कर दें, और आप ही की सुप्रीम कोर्ट, आप ही से बड़े बेंचेस जो हैं वो 1975 में भी फैसला करें, वो 95 में भी फैसला करें, वो 2007 में भी फैसला करें, वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई उसका फुल कोर्ट उसका फैसला करे, वो 2017 में फैसला करे। और अभी भी जो आई हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब, ये सेंटेंसेस जो हैं ये अभी भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला करना है कि इनका फेट क्या होगा, पूरा कानूनी प्रोसेस अभी बाकी है, तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं जरा सा कमर दिलशाद साहब से एक पॉइंट ले लेता हूँ। कमर दिलशाद साहब, पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी अरसे से ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिनका ये बयान सुन के
बड़ा हौसला हुआ, क्योंकि मुसलसल टीटीपी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है, दहशतगर्दी से लोगों को मार रही है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं मुसलसल और जाकर छुप जाते हैं अपनी कमीन गाहों पे। तो ये जो उन्होंने कहा है कि टीटीपी का खात्मा हर सूरत में किया जाएगा, और वो खात्मा उसी सूरत में हो सकता है ये जो टीटीपी के कमीन गाह हैं उसको निशाना बनाया जाए और उसको ख़त्म किया जाए, जो कि स्टार्ट हो चुका है, पक्तिया में हमने देखा है। इस पर थोड़ा सा आप बयान देंगे सर? ये वज़ीर आज़म का बड़ा अजीम बयान लगता है सर। नहीं, इसमें सबसे ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपना एक मुल्क की डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बयान जारी कर दिया है, और ये पाकिस्तान का ये एक बाकायदा हक है दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई हमसाया मुल्क में कहीं साजिश हो रही है या कोई बाकायदा गड़बड़ कर रहे हैं या उनके दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं, तो उन पर अपनी ताकत इस्तेमाल करे। तो वो तो उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल की है, उन्होंने ईरान में भी ताकत इस्तेमाल की थी और उन्होंने अफगानिस्तान में भी कल परसों की है। ये तो राइट बनता है पाकिस्तान को अपने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है, हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले तो वाकया दुरुस्त कहा उन्होंने, इन्होंने नॉलेज में अपडेट किया कि वो तकरीबन 75 से लेकर 2023 तक बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले भी आते रहे हैं और सजाएं भी होती रही हैं, कोर्ट मार्शल भी होते रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि इसको ज़्यादा सियासी ना बनाएं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो हर वक्त ये कहना कि जनाब ये जो फैसले गलत आ गए हैं, 9 मई के बारे में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो जनाब 9 मई के बारे में तो ISPR की आज चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर तो आपका कोई किसी किस्म की भी जुडिशल कमीशन। बिल्कुल सही है सर। आखिरी जुमला मैंने जरा सलीम बुखारी साहब से लेना है सर, ये मास्टरमाइंड कौन है सर? मेन मास्टरमाइंड जिसको सजा हर सूरत में होगी सर, ये हमें ज़रा क्लियर कर दें। आज DG ISPR ने भी कहा है सर। बिल्कुल सर, 30 सेकंड है हमारे पास। मैं आपको जल्दी से 2 हवाले दे दूं। एक तो ये कि याद कीजिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुप्रीम कोर्ट के हाथे में बैठ के बानी PTI ने की थी, और 9 मई के वाक़े पर 10 मई को ये कहा था कि आपने मुझे गिरफ्तार किया, आपने देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया, अब आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो मेरे टाइगर इससे भी बदतर करेंगे, एक स्टेटमेंट। और दूसरा ये था कि ये तो एजेंसियों के लोग हैं, और भाई अगर ये एजेंसियों के लोग हैं तो होने देना सजा, उसको आप मामे काहे के लिए बन रहे हैं? मास्टरमाइंड को सजा होगी सर। ज्यादा मुझे बताइए मैं क्या कहूँ? मास्टरमाइंड को सजा होगी सर, बस। भाई जितनी शिद्दत से कहा जा रहा है, जितनी शिद्दत से कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मुफर मुमकिन है। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो, दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।